हाय, आई एम दुर्गेश। वेलकम बैक टू दिस चैनल डिफेंस वॉरियर। जैसे कि तुम सबने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं अपनी फर्स्ट एसएसबी की जर्नी तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ, और इसी बीच मैं ये भी शेयर करूँगा कि मेरी एनडीए जर्नी कब स्टार्ट हुई थी एंड कब एंड हुई थी। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह पे एनडीए नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ उसका एक्सपोजर है ही नहीं, ना ही इसकी एक कोचिंग है या कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लाइक 5 to 10% लोग एनडीए के बारे में जानते होंगे, बाकी और किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हमारे साइड सबसे ज़्यादा क्रेज होता है एसएससी का, रैली भर्ती आर्मी का, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। इन सब चीज़ों का ज़्यादा क्रेज है एज कम्पेयर टू एनडीए का। सो मुझे भी एनडीए के बारे में नहीं पता था। मुझे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में पता था, क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था। तो मुझे लगता था कि केवल एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप ही है जिससे मैं एयरफोर्स में कमीशन हो सकता हूँ और अपने इस सपने को सच कर सकता हूँ। लेकिन फिर व्हेन आई वॉज इन क्लास 11, सो मुझे किसी ने एनडीए के बारे में बताया। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए। तो मैंने एनडीए का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एनडीए 1 2023। मेरे से पेपर क्लियर नहीं हुआ, ना ही मैथ से कट ऑफ क्लियर हुआ, ना ही जीएटी कट ऑफ क्लियर हुआ। फिर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट देने गया एनडीए 2 2023 को। तो उसमें मेरा मैथ्स क्लियर हो गया, जीएटी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने जीएटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट दिया एनडीए 1 2024 विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ अखिल और सर। उनके गाइडेंस की वजह से मेरा पेपर एनडीए 1 2024 का क्लियर हो गया। लाइक वो मोमेंट जब पेपर क्लियर होता है और जब पहली बार जब आपका पीडीएफ में नाम आता है, तो वो एक्साइटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि जितने भी कैडेट अपनी पहली एसएसबी दे चुके हैं या फिर जो मल्टीपल एसएसबी अभी दे रहे हैं, उन्हें अपनी पहली एसएसबी हमेशा याद रखती है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया रहता है, बहुत ज़्यादा रिजॉइस किया रहता है। लाइक उनको सब चीज़ याद रहता है अपनी, और वो एंटायर लाइफ तक अपनी फर्स्ट एसएसबी को नहीं भूल सकते हैं। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने भी पेपर क्लियर कर लिया था। उस टाइम थोड़ा बच्चों वाला माइंडसेट था कि हाँ, पेपर क्लियर हो चुका है, एक स्टेज हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेज में जाना है, फिर उसके बाद सीधा इंटरव्यू देके कमीशन एज ऑफिसर, क्योंकि मुझे कुछ भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर मैंने कोचिंग ली एसएसबी की। पेपर क्लियर होने के बाद मैंने कोचिंग ली ऑलिव ग्रीन चंडीगढ़ में। मैंने एसएसबी की कोचिंग ली 50 डेज़ की। सो मैं वहाँ पे गया, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, वहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बने, एक्सपोजर मिला कि एक्चुअली एसएसबी होती क्या है। एक इमेजिनेशन वाला ही, लेकिन फील आया अच्छा था कि हाँ भाई, एसएसबी ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे जाकर उसमें करना होता है। फिर वहाँ पे 15 दिन मैंने सीखा, जो भी सीखना था उन्होंने उनके गाइडेंस को लिया। फिर उसके बाद मेरी एसएसबी थी 15 जुलाई 2024 को। सो मैं वहाँ रिपोर्ट किया। मैं 2 दिन पहले देहरादून पहुँच चुका था। देहरादून पहुँच गया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा देहरादून एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत घूमा। लेकिन यार, एसएसबी के अंदर जाने का एक्साइटमेंट वो अलग था। घूमने का भी उतना मन नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, एक अंदर से एक्साइटमेंट था कि हाँ, अब एसएसबी के इतने क्लोज आ चुके हैं, एएफएसबी के इतने क्लोज आ चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है अंदर जाने पे। फिर हमारी रिपोर्टिंग सुबह 6:30 में थी 15 जुलाई को। सो मैं वहाँ गया। एक्चुअली उस टाइम सुबह में बारिश होनी स्टार्ट हो गई, तो बहुत सारे कैडेट रिपोर्ट कर किए जा रहे थे। मैं सबको देखे जा रहा था, कुछ आके बात भी कर रहे थे, कुछ फ्रेशर भी थे, कुछ रिपीटर भी थे, कुछ मतलब डाइवर्स बच्चे आए हुए थे। कुछ आर्मी बैकग्राउंड से भी थे, कुछ सिविलियन से भी थे। सबके अलग अलग थॉट्स थे, अलग अलग परसेप्शन थे। सबके चेहरे पे एक स्माइल थी कि हाँ, लेट्स सी क्या होता है अंदर। तो कुछ बच्चों से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हुई। फिर उसके बाद बारिश थोड़ी बहुत रुकी, तो फिर हम लोग अंदर गए। फिर हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ। फिर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उसके बाद हमें एक बस में अंदर बैठा के अंदर पीपीडीटी हॉल तक लेके गया। फिर उसके बाद वहाँ पे पीपीडीटी हुआ, हमें पिक्चर देखी। फिर उसके बाद उस पर हमने स्टोरी बनाई। फिर हमारा ग्रुप बना। फिर ग्रुप बनने के बाद हमने कॉमन डिस्कस किया उस स्टोरी पे। फिर उसके बाद कॉमन ग्रुप स्टोरी पे जंप किया। फिर कॉमन ग्रुप स्टोरी करने के बाद ऐसे ही सारे ग्रुप पे कहीं ना कहीं चल रहा था ये। फिर उसके बाद हम लोग सब बाहर आए और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हम लोग सब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं, फिंगर क्रॉस थे एकदम कि एक्चुअली रिजल्ट आएगा तो आएगा क्या। फिर उसके बाद कुछ देर बाद डीएसओ आए हमारे बोर्ड के, और उनके साथ साइक वाली मैम भी आई थी, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद वो लोग आए, उन्होंने फिर चेस्ट नंबर अनाउंस करना शुरू किया। 1, 5, 10, 15 ऐसे करते करते चेस्ट नंबर आया। फिर लाइक मेरा चेस्ट नंबर आया, तो मैंने जब अपना चेस्ट नंबर सुना तो एक टाइम के लिए मैं फ्रीज हो गया कि यार, अंदर से यही निकल रहा था कि हाँ भाई, इधर हूँ मैं, इधर मैं खड़ा हूँ। ये जो चेस्ट नंबर आपने बोला, इधर खड़ा हूँ मैं। लेकिन कुछ उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा
बेकार भी फील कर रहा था मैं, जो पहले अटेम्प्ट में या फिर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वो स्क्रीन आउट हो गए, अंदर जाने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद जो बच्चे स्क्रीन आउट हो गए उन्हें वहीं से घर भेज दिया गया, वो रेलवे स्टेशन वगैरह चलेगा। फिर उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको फिर बस में बैठा के अंदर लेके गया। फिर हमारा सामान की पूरी चेकिंग हुई, जो लगेज हम लोग साथ में ले गए तो उन सबकी चेकिंग हुई। फिर उसके बाद हमें अंदर रूम अलॉट किया गया। तो हम लोग का 8 का ग्रुप था, तो हमें चेतक रूम अलॉट किया गया। फिर चेतक रूम अलॉट करने के बाद सबने अपना लगेज रखा। और तुम्हें जहाँ तक पता होगा एयरफोर्स एएफएसबी में साइक के टेस्ट भी उसी दिन हो जाते हैं। आर्मी बोर्ड में तो नेक्स्ट डे होता है, लेकिन एयरफोर्स बोर्ड में उसी दिन साइक के टेस्ट हो जाते हैं। तो दिन में आराम करने को आफ्टरनून में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि आप आराम कर लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो। तो मैं सुबह से मैं भी सोया नहीं था, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था एकदम कि अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन हाँ, एक सुकून था अंदर कि हाँ, एक स्टेज क्लियर हो चुका है, अब दूसरे स्टेज की बारी है। तो उसके बाद हम लोग सब थोड़ी देर सोए, रेस्ट किए। फिर उसके बाद सब हमने शाम के टाइम में अपना फॉर्मल वगैरह पहना। फिर हम लोग रिपोर्ट किए, अपना साइक का जो टेस्ट था उसको कंप्लीट किया। फिर साइक का टेस्ट देने के बाद सारे बच्चों ने हम लोगों ने डिनर किया। फिर उसके बाद मैं रात में एफएसबी सेंटर में सोया हुआ था। फिर वहाँ सोया हुआ था तो फिर रात में लाइक यही थॉट आ रहे थे कि यार जो बच्चे आउट हो गए उनको कैसा फील हो रहा होगा, वो क्या फील कर रहे होंगे। फिर बाकी जो मेरे साथ रूममेट थे वो भी कुछ ना कुछ सोच ही रहे थे। तो हमारी अच्छी खासी बात हुई, फिर उसमें कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बने। फिर उसके बाद ऐसे करते करते सारे टास्क डे बाय डे होने शुरू हो गए। तो थर्ड डे में हमें आउटिंग मिला था कि आप जाइए देहरादून घूम के आइए। तो मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बने। तो उसमें लाइक एक फ्रेंड मेरा समित था, एक शुभम था। शुभम काफ़ी ज़्यादा क्लोज था क्योंकि उसकी इंग्लिश इतनी बढ़िया थी कि इवन जैसे ही कोई गर्ल सामने दिखती थी बाहर निकलने पे, जैसे ही कोई गर्ल्स दिखती थी उसकी इंग्लिश इतनी फास्ट हो जाती थी, ऐसे लग रहा है कोई रिवर फ्लो कर रहा है, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलना शुरू कर देता था वो। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते 5th डे आया, जिस हर बच्चे को इंतजार होता है 5th डे का, लाइक कॉन्फ्रेंस। उस दिन लाइक डूम्स डे सेलिब्रेट होने वाला होता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर वैसे पहले दिन की तरह ही टेंशन में, एंजाइटी थी। हम लोग सब बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में। फिर हमारे जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे वो आए, उन्होंने फिर स्पीच दिया कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको मैं ब्लूज यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ, जो रिजेक्ट हो गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही हो गए थे, सो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वो किसी और वे से, किसी और एंट्री से फिर वापस आएगा, हमें आपको फिर एसेस करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। फिर उसके बाद चेस्ट नंबर अनाउंस होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वही सीरीज चलना शुरू हुआ, 1, 5, 10, 12, 15। जैसे चेस्ट नंबर क्लोज आ जा रहा था और ज़्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। जैसे फिर 60, 62 आया, फिर सीधा जंप कर गया वो लोग 70 के अराउंड में। मेरा 65 था। मैं कुछ टाइम के लिए पॉइंट ब्लैंक हो चुका था कि ये क्या हुआ सडनली। लाइक मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ और मैं सोच के क्या आया था। लाइक यही फील आ रहा था कि यार एक बार फिर से वो लोग बोल दे कि हाँ चेस्ट नंबर 65 को हमने छोड़ दिया, उसको फिर से उस चेस्ट नंबर को लेना है। तो फिर लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक इमेजिनेशन था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद जो बच्चे रिजेक्ट हो गए हम लोग फिर बाहर निकाले अपने सामान लेके। फिर उसके बाद बाकी जो सेलेक्ट हो गए वो उनको बोर्ड में एक दिन रखा जाता है और बाकी फर्दर टेस्ट के लिए। तो हम लोग बाहर गेट पे खड़े थे। उस टाइम जिस दिन मैं आया था उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर जिस दिन जा रहा था उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हुई। तो हम लोग रोड पे खड़े थे तो बारिश शुरू हो गई। फिर उसके बाद लाइक माइंड में यही सॉन्ग आ रहा था कि खड़ा हूँ आज भी, वो सॉन्ग सुना होगा सबने, ऐसा ही। फिर वहाँ पे हमने कोई एक रूम लिया था फिर रहने के लिए, रात में स्टे करने के लिए। फिर उसके बाद रात में सोते टाइम भी यही आ रहा था कि काश कुछ ईमेल आ जाता, मेल आ जाता कि हाँ इस बच्चे को लेना था, लेकिन हम लोग नहीं ले पाए। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आए थे। जनरली बच्चों वाले थॉट्स है, चाइल्डिश थॉट है, लेकिन आते हैं जनरली। पहली बार जो स्पीच जिसने दिया रहता उसके मन में ये थॉट्स आते हैं, वो एकदम नम पड़ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर उसके बाद उसको जब रिजेक्शन मिलता है तो वो पॉइंट ब्लैंक हो ही जाता है। फिर उसके बाद मैं आया, फिर चेक किया अपना कि कैलेंडर चेक किया यूपीएससी का। फिर मुझे पता चला कि एनडीए के अटेम्प्ट्स मेरे ओवर हो चुके हैं। तो फिर लाइफ में सबको ट्रांजिशन चाहिए। लाइक सब कुछ आता है, जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, ऐसे ट्रांजिशन चाहिए होता है। लेकिन एक डिफेंस एस्पिरेंट को सबसे बेकार फेज वो होता है जब वो एनडीए के अटेम्प्ट को खत्म करके सीडीएस की ओर बढ़ रहा होता है। ये सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है उसके लिए, क्योंकि उसने जितने सपने देखे थे एनडीए जाने के वो सारे टूट चुके होते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक था जिसके सारे सपने टूट चुके थे, लेकिन हार नहीं माना था। फिर बाद में किसी ने मुझे ये समझाया कि यार एनडीए अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि टू ज्वाइन एंड सर्व द नेशन।
चाहे वो किसी एंट्री से भी करें। फिर मैंने खुद को समझाया कि हाँ भाई, खुद को फिर पुश करते हैं, CDS भी है, FCAT भी है, उनको देते हैं, फिर उसके बाद आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का रिपोर्टिंग था, मैं वहाँ गया फिजिकल देने, लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं फिजिकल दिया नहीं, वापस घर चला आया। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक तो मैं एकदम नम पड़ गया था कि अब क्या करना है, क्योंकि ना ही मेरे पास कोई बैकअप था, ना ही कुछ, मैं कंप्लीट डिपेंडेंसी था कि हाँ भाई NDA हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ एट दैट। तो मेरे पास बैकअप नहीं था। सो फिर मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया। फिर कॉलेज में उस टाइम फर्स्ट ईयर में था, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, नाउ अभी सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तो फिर मैं अब CDS FCAT की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते मेरी NDA जर्नी यहाँ पे एंड हो गई। तो मैं तुम सबसे भी यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार अल्टीमेट ट्रूथ NDA नहीं है। देखो, तुम जो भी है, NDA को जितना तुम चाहते हो उतना मैं भी चाहता था, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ उसको लेके मत बैठना। एक बैकअप प्लान भी रखना कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करोगे। इस टाइप से कुछ बैकअप प्लान लेके रखना हमेशा, जिससे तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना हो, तुम्हारे पास कुछ करने को हो एटलीस्ट। लाइक मेरे पास कुछ नहीं था करने को उस टाइम पे जब मैं आउट हुआ था। तो मेरे पास बस ये था कि हाँ, अब फेज चेंज हो चुका है, अब किसी और साइड मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी खत्म हो गई NDA की। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द CDS। उस वीडियो, अलग वीडियो में बात करेंगे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। जय हिंद।